ओके सो हाय एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बिल्कुल बेसिक लेक्चर पढ़ा दिया था, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दिया था। एग्रीकल्चर इनकम मैंने बोला था भाई अभी छोड़ दो, क्योंकि उसमें ना आपको क्या पढ़ना था, टैक्स कैलकुलेशंस वगैरह थी, तो वो चीज आखिरी में पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग में नहीं। अब हमें पढ़ना है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ से हमारी मेन हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट होने वाली है। सैलरी सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट। तो इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आपको इनकम टैक्स की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है बीकॉम के लिए, बुक का नाम मैंने बता दिया है, एक ही बुक से पढ़ा रहा हूं मैं। ऑल्दो अगर आपकी दूसरी बुक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस बुक से पढ़ना है आपको, डॉक्टर एस एम शुक्ला, सॉरी डॉक्टर एस एम शुक्ला नहीं है यार, एस सी मेहरोत्रा है ना, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है डॉक्टर एस सी मेहरोत्रा की। अगर इस बुक से पढ़ना है तो आप देख लो, क्वेश्चंस मैच कर लो, आप बाकी पढ़ना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। लाइव क्लासेस की डिटेल आपको कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, उस पर मिल जाएगी। बाकी आपको इस बुक का वीडियो लेक्चर जो है वो मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जहां एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी से मैं सॉल्व करूंगा। अभी मतलब आप मान के चलो कि आने वाले 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा दूंगा मैं, 2.5 से 3 महीने के अंदर। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करें। तो ये कोर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब ठीक है भाई, अब तो पेन पढ़ने पर आते हैं। आइए सर, इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है? तो ये सैलरी इनकम के पहले ना एक बार आओ जरा देखो कि आप पढ़ क्या रहे हो एग्जैक्टली, है ना। देखो सर, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, वो भी बीकॉम के लिए, डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा की किताब है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की। उसी के हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने 2 3 4 वीडियो जिसके पहले के अपलोड करे हैं, उन वीडियोस में मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहला ना बेसिक पढ़ा दिया था मैंने। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत डिटेल नहीं पढ़ाया था, मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया था, और जितना जानना चाहिए आपको उतना ही पढ़ाया था मैंने। रेसिडेंशियल स्टेटस और थोड़ा बहुत बेसिक टर्म कौन 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 से थे। अब हमें पढ़ना है हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम मतलब भाई पूरा इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है वो चीज देखो आप। बेसिकली इनकम टैक्स में ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बातें बताई थी, फिर भी एक बार देख लो, बार बार बताऊंगा तो अच्छा है आपके लिए। बेसिकली 5 हेड्स होते हैं। सबसे पहले होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, सैलरी से जो इनकम हो। दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर कैपिटल गेन, ये आगे पीछे भी करोगे तो चलेगा। फिर अदर सोर्सेस, राइट। ओके, तो ये 5 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, जिसपे से अभी हम सैलरी पढ़ेंगे। आईएमपी पांचों हैं देखो। और आप कहोगे कि सर मान लो हमने सैलरी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये दोनों छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो इन सबको पढ़ने के बाद आपका एक अगला चैप्टर है जिसका नाम है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। तो ग्रॉस टोटल इनकम कभी निकाल पाओगे? जब ये पांचों निकालना बनेगा, क्योंकि इन पांचों का टोटल करोगे ना तभी ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। मतलब ये पांचों चैप्टर बिल्कुल कनेक्टेड है, हालांकि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, पर ये जीटीआई निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। फिर जीटीआई निकालने के बाद आपका एक अगला चैप्टर आता है डिडक्शंस, जिसमें आपको 80 से 80 तक सारे डिडक्शन सीखने हैं। सारे डिडक्शंस करने के बाद टैक्सेबल इनकम निकाल देना है, और यहां से हमारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ पेनल्टीज वगैरह, थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट बचेगा। तो ओवरऑल जिसको भी इनकम टैक्स पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स हैं उनमें से, तो आपको यहां से मेन हमारा इनकम टैक्स शुरू होता है। और यही आपकी ना यूनिट्स भी हैं, 5 डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट है। सारे हेड्स आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर वे में सैलरी सीखना पड़ेगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीवीबी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेस। मैं बता दूं, मैं बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल पर इनकम टैक्स लगभग 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिसमें बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, और जहां भी एमबीए फाइनेंस में जहां भी लगता है वहां पर पढ़ा रहा हूं मैं। और सीए, सीए आईपीसी में भी मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया है। तो आपको एडवांस लेवल का नॉलेज भी मिलेगा। ऑल दो मैं एडवांस लेवल का नॉलेज यहाँ पर दूंगा नहीं, क्योंकि देखो बीकॉम में जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ाऊं। ओके, कुछ डिस्टर्ब हो गया होगा क्लास में, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो थोड़ा बहुत क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, कोई इशू नहीं है, अब पढ़ेंगे फिर से।
तो चलिए पढ़ना शुरू करें फिर, आइए जरा तो पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। अब एक चीज देखो, पहले ही क्लियर कर दिया मैंने भाई, ये फुल्ली न्यूमेरिकल नहीं है। पहले ना यहाँ पर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। लॉ है, क्योंकि ये तो पूरा लॉ समझना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़ना है, फिर जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अकाउंटेंसी नहीं है ये कि डायरेक्ट आए और बोर्ड पे सवाल करना शुरू कर दिया, तो इट इज लाइक अ लॉ, है ना। हाँ, बहुत सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जरूर, पर वो कब बनेंगे, जब आपको सारी चीजें बनने लग जाएंगी। तो एक बार आइए देखते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे सर सैलरी का मतलब क्या हुआ, तो देखो एक एक चीज यहां पर ना जो भी पढ़ेंगे वो कानून के हिसाब से पढ़ेंगे, टैक्स लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे, एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, और सबकी डेफिनेशन दी हुई है, जो डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो चलो जरा देखो, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या होता है, ये ऊपर की चीजें देख लेना, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो भाई सैलरी का मतलब होता क्या है सर, सैलरी का जनरली अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा सैलरी क्या होगी। आपने सैलरी वर्ड सुना ही होगा भाई, 1 तारीख आने वाली है तो सैलरी मिलेगी, ऐसा सुना होगा आपने। तो सैलरी का जनरली मतलब अगर लॉ के हटा दें, तो आप भी यही समझते होगे कि सर हम कहीं पर कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो सैलरी हो जाएगी। हाँ वही चीज है। अब कानून की दृष्टि में देखो क्या है, ये कह रहे हैं any remuneration paid by an employer to its employee in consideration of its services called salary। अच्छा, जो एक चीज क्लियर कर दूं भाई, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में भी समझा ही रहा हूं, तो अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में मत पढ़ो, चीजें वही चीजें हैं, समझना बस लैंग्वेज अलग अलग है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कंबाइंड क्लास है ये, ठीक है। हिंदी में भी समझाऊंगा ही मैं। तो ये कह रहा है कि भाई कोई भी पैसा एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है, क्यों, इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। सही बात है, एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले में अगर कोई पैसे दिए जा रहे हैं उसको सैलरीज कहते हैं। इट इंक्लूड द मैंडेटरी वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉइज विच आर टैक्सेबल। इट इंक्लूड्स, ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि इट इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यूज, और भी इसमें शामिल क्या क्या है कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी मॉनेटरी वैल्यूज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, पैसे वाली चीजें, वो भी टैक्सेबल होंगी। क्लियर है। तो देखो, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द फॉलोइंग इनकम टैक्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना। मैं बहुत जल्द नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत आराम से पढ़ाना है, क्योंकि चीजों को समझाना है। यहां से आप इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मैं फील कर सकता हूं कि जब मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम में पहली बार इनकम टैक्स पढ़ा होगा, तो मैंने कैसा मुझे फील हुआ होगा, हो ना। एक स्टूडेंट जब नए सब्जेक्ट में एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली लगता है उन्हें क्या है, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। इतनी लाइन क्लियर हो गई ना अभी, कि भाई एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को उसके काम के करने के बदले में कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं पैसे, मोनेटरी टर्म्स में, वही सैलरी कहलाती है। और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है अब आगे देखते हैं। द सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएसी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। ठीक है, मतलब ये टैक्स तो लगेगा भाई, सैलरी पर पे, सैलरी मिली हो या ना मिली हो, ड्यू भी हो गई तो टैक्स तो लगेगा, टैक्स भरो कहीं से भी हवा के। द सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर थ्रू नॉट ड्यू टू द बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम। मतलब ये फालतू की लाइन है, पढ़ लेना, हिंदी अंग्रेजी माध्यम जो भी हो पढ़ लेना। चलो, यहां पर प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी है, थोड़ा सा देख लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपके लिए जरूरी है, तो कुछ चीजें पढ़ लेना। जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीजें ही यहाँ पे पढ़ाऊं, जितना रिलेवेंट है ना, मतलब जितना मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा सकूं उतना पढ़ाऊंगा। बाकी देखो यार, इनकम टैक्स है, पूरा लॉ है ये तो, है ना। सेम यही चीज अगर सीए में पढ़ाता हूँ तो वहां सारी चीजें पढ़ानी पड़ती। चलो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरीज। कौन कौन से, सैलरी का मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ रेमुनरेशन ऑफ, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ सर्वेंट पब्लिक और प्राइवेट एंड हाउ एवर हाईली और लोवली प्लेस्ड ही मे बी इज कवर्ड अंडर द सम स्कोप ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। फॉरेन सैलरी एंड पेंशन, भाई सैलरी कहीं से मिले, इंडिया से मिले, बाहर से मिले। रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मस्ट है, तभी जाके सैलरी वो कहलाएगी, ठीक है ना। ओके,
तो उनको पढ़ लेना। हालांकि इन हर हर एक वर्ड का मतलब यहाँ पे डिटेल में है, तो एक बार आप ये चीजें ना रीड कर लेना। थ्योरी बहुत ज्यादा मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको ना कैलकुलेशन सिखानी है। तो यहाँ मतलब ये मेन है, इसको पढ़ाऊंगा अब मैं। यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो देखो जरा, सैलरी और पर्क्स, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में कोई लाभ। तो सैलरी का मतलब क्या क्या है, यहां से अंडर सेक्शन 17(1) ये आईएमपी है। अब बार बार यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, जब ये बनेगा तभी आगे भी बनेगा। अब क्या क्या है इसमें, वेजेस है, वेजेस को हिंदी में मजदूरी कहते हैं भाई, वो वेजेस और रेमुनरेशन तो एक ही चीज है। एनी एन्यूटी और पेंशन, देखो अब यहाँ सैलरी की बात हो रही है, तो कई सारे लोग रिटायरमेंट होंगे ना, तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उनको कुछ पेंशन मिलेगी, एन्यूटीज मिलेंगी, वो भी सैलरी माना जाएगा। कोई ग्रेजुटी है वो भी सैलरी में आएगा। एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, वो भी सैलरी में आएगा। एडवांस ले लिया हो तो भी सैलरी मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कार वगैरह, साइकिल, स्कूटर खरीदने या घर खरीदने के लिए आपने एम्प्लॉयर से पैसे ले लिए हैं तो वो सैलरी नहीं मानी जाएगी। हाँ, एडवांस सैलरी लिया है तो वो सैलरी में कैलकुलेट हो जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल बाय हिम, इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे अंडर सेक्शन 10(10)(a). आगे क्या कह रहा है ये देखो, लीव के बारे में पूरी कैलकुलेशन आगे है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कि लोग ना अपनी जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं या बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं, उनको लीव मिलती है ऑप्शनल। अगर वो छुट्टी नहीं लेते हैं ना, तो उसको सेल भी कर सकते हैं, उसके बदले उनको पैसे भी मिल जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, the annual accretion to the balance to the credit of any employee participating recognized provident fund, ये देख लेना। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी एंड इंटरेस्ट द प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ, इंटरेस्ट जो है वो 9.5%। ठीक है, देखो जरा, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्टेड है, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड का जो एक्सेस ऑफ 9.5% है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब 9.5% तक एग्जम्प्टेड है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। दो चीजें, दो रेट याद कर लो, कौन कौन सा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ द सैलरी, और उस पे जो प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिलता है 9.5%, ये भी एग्जम्प्टेड होगा। तो ये आप दोनों चीजें याद कर लो। अब चलो एक चार्ट के थ्रू देखते हैं, सैलरी में क्या क्या है भाई। बेसिक सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। परगेजेट्स मतलब सुविधाएं, परगेजेट्स को क्या बोलते हैं, सुविधाएं। और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ये तो एक आग जगह मिलेगा, नहीं तो ठीक है। चलो, अब देखो एक्चुअल में हम सैलरी से उसकी टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उसकी बेसिक सैलरी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं, इसकी भी कैलकुलेशंस है। फिर डियरनेस अलाउंस, डीए या और भी अलाउंसेस है। देखो अलाउंसेस से डीए तो एक पार्ट है, अलाउंसेस लगभग 7-8 अलाउंसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें 2-3 की कैलकुलेशंस भी आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद परकेजेट्स में सुविधाएं मिल रही हैं, मतलब आपको एक फर्निश्ड हाउस मिला है, तो भाई फर्निश्ड हाउस में क्या क्या चीजें हैं, वो कितना टैक्सेबल होगा, वो देखा जाएगा। अनफर्निश्ड हाउस मिला है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। घर में फ्रिज भी मिला है, टीवी भी मिला है, सबके अलग अलग चीजें हैं, तो भाई वो परक्विजिट्स में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है हमको, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस पर्क्स, तीन चीजों की कैलकुलेशन सीखना है, तो हमारा ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इनके 3 स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। मतलब घटा देंगे इसमें से, कौन कौन से हैं भाई, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस और एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इन दोनों को अभी बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी, ओके। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैलरी है, थ्योरी पार्ट है, आप खुद पढ़ लेना। लीव सैलरी बताया ना, अगर आपने छुट्टी नहीं लिया है उसके बदले में आप उसको बेच सकते हो। डेथ कवर, रिटायरमेंट, ग्रेजुटी, इन सब की बहुत डिटेल कैलकुलेशन सीखना है, इसकी भी सॉरी, ग्रेजुटी की भी सीखना है, पेंशन की भी सीखना है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाले चैप्टर में आगे सीखेंगे, है ना। तो ये चीजें वहीं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें।
तो एक सबसे पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लो क्योंकि ये ना इसके जैसा नहीं मैं। अच्छा, अब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या मैं इलस्ट्रेशंस कुछ करवा दूंगा, मैं एक एक इलस्ट्रेशंस, बाकी जितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ाने को तो देखो पूरा थ्योरी पढ़ाता रह जाऊं, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल में ही मजा आता है उनको सॉल्व कराने में। तो एक न्यूमेरिकल को सीखने के लिए जो जो चीजें चाहिए आपको वो मैं सिखाता जाऊंगा। तो यहां से बेसिकली हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो चलो जरा, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन भारत पेपर कंपनी लिमिटेड, 24,000 रुपए हर महीने उनकी सैलरी है। ही इज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू विच ही हैड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 14% ऑफ हिज सैलरी। मतलब उस पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 14% है। ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज गिवन क्रेडिट ऑफ 8400 एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड बैलेंस ऑफ 80,000। देखो जरा, अभी पढ़ा था ना हमने, 80,000 रुपए का 9.5% निकालो तो 7600 रुपए का ब्याज एग्जम्प्टेड है। इनको मिल रहा है साहब कितना, 8400 रुपए का। तो 800 रुपए का जो ब्याज है वो तो टैक्सेबल होगा ना, ठीक है। तो उस पर मतलब वो आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा, प्रोविडेंट फंड में 12% तक जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जम्प्टेड होता है। ओवर 12%, 12% से ज्यादा का जो हिस्सा आएगा वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो चलो अब यही पूछ रहे हैं कि बताओ इनकी एनुअल सैलरी कितनी होगी। सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, सिंपल सा। देखो जरा, इनको कितने मिलता है, 24,000 रुपए हर महीना। तो आओ जरा 24,000 इंटू 12 करो, साल में 2,88,000 रुपए इनकी बेसिक सैलरी हो गई, है ना। इसमें एनुअल, अब साल में ये तो बेसिक सैलरी हो गई। अब हमारा एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो देखो। तो बेसिक सैलरी का 12% निकालो जरा, 34,560 रुपए आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2% टैक्सेबल होगा। तो निकाल दो, कितना आ रहा है ये, 5,760 रुपए। तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीव इट। चलो, अलाउंसेस के बारे में थोड़ा पढ़ा दूं मैं, पता यहीं पे थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर ना आगे न्यूमेरिकल करेंगे। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है भाई, पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड अलाउंसेस। देखो यार, सैलरी के अलावा आपको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है कैश में, उसको अलाउंस कहते हैं। अब अलाउंसेस क्या फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ज्यादातर अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। जिनमें कुछ एग्जम्पशन मिलती है उनकी लिस्ट दी हुई है, तो ये देख लो। अब यहाँ पर तीन कैटेगरी बनाई गई है। पहला फुल टैक्सेबल अलाउंस, मतलब पूरे टैक्स लग जाते हैं। दूसरा, अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, गिवन लिमिट तक होता है। और तीसरा, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है। तो चलो पढ़ते हैं, पहला टैक्सेबल वाला पढ़ लेते हैं। एक बात देखो, आप कहोगे सर ये पूरा याद करना पड़ेगा क्या, भाई मेहनत तो आपको करनी है ना। आओ, टैक्सेबल अलाउंसेस देखें। सबसे पहले होता है सर डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे। महंगाई भत्ता, हिंदी में इसको ही कहते हैं महंगाई भत्ता। हर हर साल बढ़ता रहता है ये। तो भाई डियरनेस अलाउंस जो है ना वो क्या होता है, सैलरी में टैक्सेबल होता है फुल्ली। डियरनेस पे भी बेसिक सैलरी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, पढ़ लेना। दूसरा सीसीए होता है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस। क्या होता है, एम्प्लॉयर ना आपको कहीं रिमोट एरिया में भेज देगा, किसी गांव खेड़े में भेज देगा, तो आप वो बेकार सिटी होगी तो वो सीसीए उसके बदले में आपको देता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, आपको बोलेगा 10,000 रुपए महीना हम मेडिकल का देंगे, तो वो अलाउंस वो टैक्सेबल हो जाएगा। टिफिन या मील अलाउंस, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट के बदले में, सर्वेंट नहीं दे रहा है उसके बदले बोला है कि हम एक नौकर देंगे जिसकी सैलरी 10,000 रुपए महीना होगी, तो वो भी आपकी सैलरी में माना जाएगा और आप पे उस पर टैक्स लगेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक डॉक्टर है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना क्लिनिक कहीं खोल ले, क्लिनिक खोल करके प्राइवेट पेशेंट देखना शुरू कर दे। तो वो जब गवर्नमेंट डॉक्टर बनता है ना तो सरकार बोलती है देखो तो अपना क्लिनिक बंद कर दो, तो हम उसके बदले तुम्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देंगे, ओके। वो भी उसके लिए टैक्सेबल हो जाता है। हिल एरिया अलाउंस, हाँ, हिल एरिया में क्या है भाई, 1,000 मीटर से
समुद्र लेवल से 1000 मीटर से कम के अगर एरिया में आप हैं और वहां कोई अलाउंस मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। वार्डन अलाउंस एंड प्रॉक्टर अलाउंस देख लेना, ये सब टैक्सेबल होते हैं। डेपुटेशन अलाउंस, अगर आप कहीं डेपुटेशन पे भेजा जाता है तो उसके बदले अलाउंस मिलता है, फुली टैक्सेबल है। ओवर टाइम पर भी अलाउंसेस मिलता है, फुली टैक्सेबल है। अदर अलाउंसेस सबके नाम लिखे हैं, देख लो कौन कौन से हैं, फैमिली, ये वो सब, एजुकेशन, टेलीफोन, रूरल अलाउ, पढ़ लेना एक बार, हेल्थ, हॉलीडे, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें लिखा है कि भाई ये स्पेशली एग्जम्प्टेड होते हैं, जब तक कि बोला ना जाए ना तो टैक्स ही लगेगा। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट हमारा आता है अलाउंसेस एग्जम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जिनकी लिमिट्स हैं, तो ये लिमिट्स आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगर शुद्ध लैंग्वेज में बोले तो रटना है, तो रटना तो नहीं बोलता हूं मैं, तो लर्न कर लेना भाई, मेमोराइज कर लेना, बार बार जब करोगे ना तो हो जाएगा। क्या इनको बिना याद किए क्वेश्चन हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। पहला है हाउस रेंट अलाउंस, मैं आपको बता दूं मोस्ट आईएमपी है, इसके बिना कोई क्वेश्चन लगभग लगभग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में एचआरए निकलवाएगा आपसे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस पे एचआरए तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एचआरए तो बेसिक है सैलरी का, वो सीखना ही है। तो चलो, एन अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एसएसी बाय हिज एम्प्लॉयर, भाई आपका एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको रहने के लिए एक मकान नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बदले किराया दे रहा है, उसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। तो एचआरए जो है वो कैसे निकालेंगे, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आओ इसके नीचे एक टेबल होगी उसको समझते हैं। ये है हाउस रेंट अलाउंस, और हमारा यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी शुरू हो रहा है, तो ध्यान से समझना है आपको। मतलब आप समझो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो भी होगा ना यहीं से शुरू होगा। ठीक है ना। आओ देखते हैं, एम्प्लॉइज हु इज रेसिडेंट इन हिज ऑन हाउस, अगर वो ऑन हाउस में खुद के घर में रहता है, मान लो मेरा खुद का मकान है, मैं वहां रह रहा हूं, फिर भी सरकार मुझे एचआरए दे रही है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा फुल्ली, इंटायर एचआरए इज टैक्सेबल। तो देखो ये ना, इसका एक नोट्स बना लो, अगर ऑन हाउस में है ना, खुद के घर में रह रहा है, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर एम्प्लॉई हु इज पेइंग रेंट फॉर रेसिडेंशियल एक्कोमोडेशन, तो फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन हमको एग्जम्प्टेड नहीं, हमको तो टैक्सेबल निकालना पड़ता है। तो टैक्सेबल कैसे निकालोगे? रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। अरे यार इतना मिला है उसमें इतना एग्जम्पशन है, तो बाकी पे टैक्स लग जाएगा ना। टैक्सेबल निकालना है हमें। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होगा टैक्सेबल पर एग्जम्पशन पर, ये वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलो पहले तो एग्जम्प्ट निकालो, कितना एग्जम्प्टेड है सर? तो रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी, ये बड़ा आसान नहीं है, लिखा है सैलरी। अब सैलरी का मतलब क्या हुआ सर? बेसिक प्लस डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्लस कमीशन। कमीशन कौन सा लेते हैं? देखो सैलरी का मतलब सारे कैलकुलेशंस में अलग अलग होगा, तो एचआरए निकालते समय की सैलरी का कैलकुलेशन भी आपको याद करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये हम कैसे याद करें, सर हमको तो कुछ बताओ, सर हमको तो मालूम ही नहीं है। देखो ये किताब है इनकम टैक्स की, इस किताब को खोलोगे ना, सैलरी चैप्टर में ही देखना जरा, आगे आपके पास किताब तो होगी ही, ये देखो इस तरीके का ना एक चार्ट दिया रहता है ऐसे बीच में, ये अलग से दिया होगा, भाई इसको देख लेना, ये इसीलिए लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, हर पर्पस के लिए सैलरी का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर इस चार्ट को फाड़ के अगर हम एग्जाम वाले दिन लेके चले जाएं, तो ऐसा मत करना, पकड़े जाओगे। ठीक है, एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, बोला सर ये चार्ट किताब में इसीलिए दिया है कि इसको पेपर वाले दिन फाड़ के लेके जाना है, ऐसा मत कर देना। ठीक है, चलो एचआरए कैलकुलेशंस देख लिया। एचआरए में क्या क्या करना है भाई? सबसे पहले तो बोल रहा है रेंट पेड एक्सेस ऑफ, तो इसको ऐसे याद कर लो, रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के 10% से ज्यादा कितना किराया दिया वो लिखो यहां पर। फिर 40% या 50% ऑफ सैलरी, अगर वो बंदा मेट्रो सिटी जिसको कहते हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई,
और चेन्नई, 4 जगहों पर है तो 50% लगेगा। अदर दिन मेट्रो है तो 40% लगेगा, तो 40% निकाल के लिख लो। फिर एक्चुअल में उसको कितना मिला वो लिख लो। इन तीनों में से जो भी कम होगा, इन तीनों में से जो भी कम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर सवाल करवाओगे तभी तो क्लियर होगा। चलो एक सवाल कर लेते हैं, आओ। सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। अच्छा, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी का मतलब लिखा भी है भाई यहां पर, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। लिख लो ऐसे ही यही लाइन, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, या इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यही रेड कर लो। मतलब आप कहोगे सर क्या ये परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का क्या, इसका भी चक्कर है। कई बार कमीशन ना नॉर्मल दिया रहता है, वो परसेंटेज पर फिक्स नहीं होता है, तो उसको नहीं लेंगे। मतलब यहाँ इनकम टैक्स में कहीं भी आपको घुमा सकते हैं एग्जाम में। और देखो मैंने तो इनकम टैक्स के बहुत सारे एग्जाम में पेपर दिए हैं, मतलब B.Com में दिया है मैंने, है ना। फिर मैंने डबल M.Com किया है। डबल M.Com में मैंने दो दो M.Com में, फर्स्ट ईयर में फिर सेकेंड ईयर में, फिर सेकेंड वाले में भी पेपर दिया। फिर मैंने CA में दिया है, CA IPCC में दिया। अब उसमें मैं 2 बार फेल हो गया उसमें। कौन सा सब्जेक्ट है वो, ITSM में, तो वही उसकी वजह से सब में फेल, तो इनकम टैक्स का पेपर 2-3 बार देना पड़ा। तो इसलिए वो इनकम टैक्स था, मुझे अच्छे से मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक स्टूडेंट को। मतलब कितनी सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ती है। और मैं बता रहा हूं इनकम टैक्स में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। हर 5वें दिन में भूल जाओगे, ठीक है, 10वें दिन में भूल जाओगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाना एक तभी समझ में आएगा चैप्टर। देखो मैं अभी ये शुरू कर रहा हूं, मैंने अभी ना इसके पहले ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है इनकम टैक्स। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने फोन लगा के मुझे, नंबर है जिनके पास में, और मैसेज भी किया, और यूट्यूब चैनल में भी कमेंट किया कि सर इनकम टैक्स लाइव आके पढ़ाओ। क्योंकि ना इस बुक का उनको यूट्यूब पर भी नहीं मिल रहा है। मैं एक्चुअल में सच में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि यार चलो हेल्प हो जाएगी, और सीधी बात है, ठीक है पढ़ाना तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाना है। पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ऑनलाइन इस बार कंप्लीट सीरीज लेके आया हूं। तो जो लोग भी भाई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना, तो इस चीज को समझो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर अच्छा लगे तो। बाकी कोर्स खरीद लेना, पूरा पढ़ना है तो डिटेल्ड में। ठीक है, चलिए HRA पर आते हैं। सर एक कैलकुलेशन करके बताओ आप तो। चलो, हाउस रेंट अलाउंस, क्या हम ऐसे ही पढ़ेंगे सर, आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस कराओगे कि सवाल भी कराओगे? देखो भाई अभी कुछ इलस्ट्रेशन एक दो कर लो, बाकी अनसॉल्व मैं पूरा खुद ही सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। चलो ये तो समझाने के लिए बस है। हाउस रेंट अलाउंस निकालना है HRA का। चलो इसका पहले वाले का मैं सॉल्व करूंगा, बाकी दूसरा खुद ही करना, ठीक है। तो चलो ऐसे लिखना पड़ेगा, कंपटीशन ऑफ अमाउंट ऑफ HRA, आओ लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। ऐसे हजारों HRA निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन ऑफ, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ HRA, एग्जम्प्टेड अमाउंट, हाँ, एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मैं जब खुद भी पढ़ता था ना उस टाइम पे B.Com में, CA पढ़ने के बाद तो क्लियर हो गया था इनकम टैक्स, पर B.Com में इतना क्लियरिटी, क्योंकि टीचर भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं आपको, बेसिक लेवल पढ़ा देते हैं, तो ना बड़ा कंफ्यूजन होता था। मैं HRA का ही बता रहा हूँ, मुझे एज ए स्टूडेंट मैं ये सोचता था, मतलब ये तो निकाल लिया ठीक है, मतलब पता 2-4 बार निकालने के बाद ना समझ में नहीं आया कि ये टैक्सेबल निकला या एग्जम्प्टेड निकला है, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये चीजें आप अभी जब करोगे ना खुद से तब समझ में आएगा। मतलब 2-4 रिवीजन के टाइम पर, और बहुत एक एक चीज जरूरी है। इसलिए मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को ना क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैं भी अभी पढ़ के ही निकला हूं, समझो। चलो, तो कॉम्पिटिशन ऑफ एग्जम्प्टेड हम क्या निकाल रहे हैं भाई, एग्जम्प्टेड HRA निकालना है। चलो निकालते हैं, ऐसे केस 1 मैं कर रहा हूं,
ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अरे अभी टाइम लगेगा, फिर आप ना आराम से खुद ही कर लोगे। चलो यहाँ पर कुछ ऐसे क्या पर्टिकुलर्स वगैरह भी लिखना है सर? वैसे देखो ये ना कोई अकाउंट्स नहीं है, दिस इज नॉट अकाउंट्स, राइट? सो ये एक सिंपल सी अकाउंट उसकी प्रेजेंटेशन है। आप चाहो तो पर्टिकुलर वगैरह लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। वैसे ये रफ वर्क है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन सॉल्यूशन। पर अगर एग्जाम में यही आ गया तो फिर देखा जाएगा, राइट? एचआरए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे खुद के बीकॉम एग्जाम में 4 नंबर का एचआरए आया था, सही भी कर दिया था मैंने वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसके करे थे। चलो सर, सबसे पहले क्या आएगा? देखो पहले कौन सा, सबसे पहले क्या दिया है आपको? हाँ सवाल समझो। सैलरी दी है, एचआरए रिसीव दिया है और रेंट पेड 10%। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एचआरए रिसीव्ड। ठीक है सर, एचआरए रिसीव्ड क्वेश्चन में कितना दिया है सर? एचआरए रिसीव्ड सर दिया है 2100 रुपए पर मंथ। तो क्या हम सर इसका मंथली कैलकुलेशन ही कर लें या साल भर का निकालें? आप बताइए सर। देखो इन्होंने ना यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है वो मंथली दिया है, तो मंथली कर लेते हैं। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व कराता तो मैं 12 का इंटू इंटू करके ही निकालता सब। चलो मंथली अमाउंट ही निकाल देते हैं, वही उसी में 12 का इंटू कर लेना फाइनल आंसर में। चलिए, तो सर एचआरए रिसीव्ड जो दिया है यहाँ पर, कहाँ गया? पर मंथ 2100 रुपए, तो चलो लिख लेते हैं। दूसरा अमाउंट कौन सा होता है? ध्यान से देखना, दूसरा अमाउंट रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ये लाइन याद कर लो। अब सैलरी का यहाँ क्या मतलब होता है, चलो ये भी बता देता हूं मैं। सर सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अंतर्गत। बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ऐसे याद करना पड़ता है। ठीक है, पूरा याद करो। तो बताओ, मतलब ये सब लिख रहा हूं मैं, ये चीजें काम की हैं इसलिए। तो रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी का क्या मतलब हुआ सर बेटा? मतलब ये हुआ कि पहले ना सैलरी का 10% निकालो। तो सैलरी कितनी है सर? यहाँ सैलरी ना 18,000 रुपए महीने की दी है सर। ठीक है, तो चलो उसका 10% निकालो। तो सर 10% 1800 रुपए होगा। ठीक है, अब ये किराया कितना पे कर रहा है वो देखो। सर ये तो हर महीने ना 1500 रुपए पे कर रहा है। तो रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी कितना आएगा? निल। यहां कभी जीरो नहीं लिखते हैं, निल लिखेंगे। क्यों सर? अरे भैया 10% 1800 रुपए हो रहा है, वो पे 1500 कर रहा है, तो उससे ज्यादा कहाँ हुआ? ज्यादा हुआ ही नहीं ना। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। तो ये निल होगा। चलो तीसरी स्टेप क्या होती है? 40% या 50% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी। ठीक है सर, 50% कहाँ लगेगा? देखो यार, वो मेट्रो शहर में रह रहा, दिल्ली मुंबई, अब देख लेते हैं कहाँ रह रहा है इसमें। कानपुर। कानपुर नॉन मेट्रो सिटी हो गई तो 40% लगेगा। तो सर 18,000 का 40% कितना होगा सर? निकाल दो 18,000 का 40%। सर ये होगा 7200 रुपए। ठीक है, तो सर यहाँ का आंसर क्या होगा सर? इसमें एग्जम्प्ट क्या होगा? तीनों में सबसे कम कौन सा है? सर तीनों में सबसे कम तो नील है, तो बेटा नील ही एग्जम्प्टेड होगा। मतलब कि सुनो, इसको जितना एचआरए मिल रहा है ना पूरा टैक्स लग जाएगा। रिसीव्ड 2100 रुपए महीने पे टैक्स लगेगा। क्लियर हो गया? चलो ये केस समझ में आ गया। सर ये आ गया, अब दूसरा वाला समझा दो, इसी में लिखना तो है नहीं कुछ। हाँ समझा दूंगा, क्या दिक्कत है। चलो दूसरे वाले में देखो। दूसरे वाले में 12, पहले क्या है हमको क्या लिखना है? एचआरए रिसीव 600 रुपए महीना। तो लिख दो यहाँ पर एचआरए रिसीव तो 600 रुपए महीना। सर रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी निकालो इसकी। तो सैलरी 1800 रुपए ही होगी, ये बात सही है। सर दूसरे केस में वो किराया कितना पे कर रहा है? सर ये तो देख लें यहाँ पर, हाँ ये देखना पड़ेगा। तो सर दूसरे केस में ना वो पे कर रहा है
कहाँ गया भाई, रेंट पेड 1920 रुपए, ध्यान से देखना। तो सर यहाँ पर ना 1920 रुपए लिखना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे बताओ रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी कितना आया। तो सर 1800 और 1920 रुपए। तो सर ना यहाँ पे एक चीज कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, गड़बड़ हो रही है ये सैलरी में। यहाँ पर सैलरी अलग दी है, 12 हजार है तो 1200 आएगा। तो 1200 उसकी सैलरी का 10% आ रहा है सर, और रेंट पेड 1920 कर रहा है, तो मतलब 12 और 7, तो 720 रुपए आएगा सर, रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। फिर सैलरी का 18 हजार का नहीं, 12 हजार का 40% निकाल दो भाई। तो 12 हजार का 40% 4800 रुपए होगा। इन तीनों में सबसे कम कौन सा है? 600 रुपए एग्जम्प्टेड होगा। तो सर टैक्सेबल कितना होगा? रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड निकाल लेना। क्लियर है? कि टैक्सेबल इसलिए निकालते हैं कि जब सैलरी कैलकुलेशन करेंगे ना तो वहां टैक्सेबल एचआरए लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ जाए। इसका तीसरा पार्ट कौन करेगा? अरे यार, आप तीसरा पार्ट खुद कर लेना ये वाला। तो बता दिया ना मैंने। तो एचआरए कैलकुलेशन करना आज मैंने सिखा दिया है। सर अभी नहीं सीखा सर, हमें तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन करवाओ सर, तभी मानेंगे हम। चलो करवा देता हूँ। एचआरए को आज निपटा ही देते हैं, कुछ तो पढ़ लें आज। ठीक है, आइए। सॉरी, क्या सर आप इलस्ट्रेशन ही करवाएंगे? सर अनसॉल्व नहीं करवाएंगे आप? करवा दूंगा मैं, अनसॉल्व भी करवाऊंगा, अनसॉल्व ही करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन अभी सिर्फ पहली क्लास में समझाने के लिए है। ठीक है ना? आओ सर, यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। तीसरा करते हैं। मिस्टर प्रसांग है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, जो 70 हजार रुपए हर महीने सैलरी है। 6 हजार रुपए हर महीने उनको डियरनेस पे, महंगाई भत्ता मिलता है। एंड 10%, 10 हजार रुपए पर एनम एज कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ही रिसीव 2 हजार रुपए हाउस रेंट अलाउंस। ही पेड 2500 रुपए हर महीना रेंट। कंप्यूट एचआरए एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्या निकालना भाई? एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स निकालना है। चलो पहले ना सैलरी की मीनिंग लिख लो। इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहले सैलरी का क्या मतलब होता है वो लिख लो बेटा। तो सैलरी का मतलब यहां पर होगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। क्लियर है? तो सर क्या यहां पर ये जो कमीशन दिया है 10 हजार रुपए पर एनम, क्या ये लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन कमीशन के आगे कहीं भी नहीं लिखा है कि कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। इसलिए अगर लिखा होता, आप कहोगे सर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सर, ऐसे कैसे पढ़ेंगे यार? उस पर लिखा रहता है मतलब ऐसे देख लेना, ये थोड़ा बहुत तो चलता है यार, इंग्लिश में भी पढ़ लेना थोड़ा। चलो आगे बढ़े। तो सर सैलरी का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे देखो, सैलरी 8,40,000 उसकी बेसिक सैलरी हो गई। 70 हजार में 12 का इंटू करो। फिर सर इसका डियरनेस हर महीने कितना? 6 हजार, तो 72 हजार। साल भर की सैलरी हो गई इसकी 9,12,000 रुपए। क्लियर? 9,12,000। अब चलो कैलकुलेशन करें। आप कहेंगे सर कैलकुलेशन हम ही करेंगे। लिखो कंपटीशन ऑफ एग्जम्प्टेड एचआरए। पहला पॉइंट, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना मिला? 24 हजार। फिर दूसरा क्या होता है? 10% ऑफ एक्सेस ऑफ सैलरी। तो सर सैलरी का 10%। पहले ना इसको, ये दूसरी लाइन ना मैंने जो लिखवाया था वो लिखो। क्या लाइन लिखवाई थी मैंने? रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ये लाइन आसान है थोड़ा इससे ज्यादा, है ना? अब कैसे निकालोगे? तो सैलरी का 10% लिखो। सर सैलरी 9,12,000 है, उसका 10% 91,200 आएगा। हाँ, और रेंट पेड कितना कर रहा है? सर 2 हजार रुपए महीना कर रहा है क्या? ही रिसीव्ड, ही पेड 2500 रुपए हर महीना, तो साल भर का सर 30 हजार रुपए। तो उसने एक्चुअल में कितना पे करा? सर 10% से ज्यादा तो पेमेंट ही नहीं करा उसने सर। 10% 91,200 हो रहा है, उसका 10 तो कम पे करा है, तो नील लिख दो। क्लियर? ओके सर। आखिरी में क्या होता है? 40 या 50% ऑफ सैलरी।
तो ये कौन से शहर में रह रहा है, कहाँ है? जब कुछ नहीं दिया हो तो हम मानेंगे भाई 40% के दायरे में ही आ रहा है, ठीक है, तो 40% ले लो, 9 12 का 40% ये। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, इन तीनों में जो लीस्ट ऑफ थ्री था, तीनों में जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड। समझ में आ गया? तो सर इनमें से नील कम है, तो बेटा नील एग्जम्प्टेड मतलब कहने का ये है कि उसको जितना मिल रहा है ना उस पर टैक्स लग जाएगा, 2,000 रुपये महीने में। समझ में आ गया? नील इज एग्जम्प्टेड ये। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज योर होमवर्क। और एक चीज और है, जिन लोग जो लोग यहाँ वीडियोस के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, भाई आपका स्वागत है। वीडियो देखना तो कमेंट भी करना, बता देना मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। वैसे मुझे मालूम है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, वो मुझे नहीं जानना है। हाँ, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे तो मालूम है यार, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, राइट है ना, इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं मैं। खैर चलिए, तो देखो, अगर आपको इनकम टैक्स की क्लास पढ़नी है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ वीडियो खत्म होने के बाद। देखो, इनकम टैक्स पढ़ना है वो भी बीकॉम के लिए पढ़ना है ना, बीकॉम में कहीं भी किसी भी सेमेस्टर में हो। बुक का नाम मैंने पहले ही बता दिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक है, डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा की, ठीक है। और हाँ, मैं ये जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, ये न्यू असेसमेंट ईयर, मतलब कौन सा असेसमेंट ईयर है भाई, 2024 और 25, ठीक है, 2024 और 25। तो 2024-25 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स आपको पढ़ना है इस बुक से। तो आप लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हो, ठीक है, और इसका आप कोर्स भी ले सकते हो। इसका कोर्स भी मैंने अपने ऐप पर लॉन्च कर दिया है, वैसे करने वाला हूं मैं, पर 1 2 दिन में हो जाएगा। और इसका प्राइस भी बहुत कम है। आप कहेंगे सर इसका प्राइस कितना होगा, सर बहुत महंगा मत रखना। जितने की ये किताब आती है ना डॉक्टर साहब की, ठीक है, तो किताब कितने की आती है सर, देख लो इसका प्राइस कितना लिखा है, 500 600 रुपए की आती होगी। तो कोर्स का प्राइस भी इतना ही है, 500 समथिंग कुछ रुपीज होगा। ओके, तो इसमें क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में वो भी देख लो। मैं सारे चैप्टर कवर कराऊंगा। क्या मैं 100% सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा? देखो, 100% वर्ड नहीं बोलूंगा, हाँ, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन 90% तो कवर ही कराऊंगा, बीच में जो रिलेवेंट होंगे 1 2 छोड़ दूंगा, ठीक है। चैप्टर सभी रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड जो भी हैं, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीवीपी हो गया, मतलब मेन मेन सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स। अब आप कहेंगे कि सर मान लो हमने कोर्स ले लिया आपसे और हमको कोई डाउट है तो कैसे? देखो यार, डाउट के लिए ना लाइव डाउट सेशन होता है डेली, बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, वो पूछते हैं। आप कहेंगे सर हमें पर्सनल पूछना है, तो पर्सनल भी व्हाट्सएप कॉल पर डाउट होता है, उस पर भी नहीं आ रहा तो डायरेक्ट ऑडियो कॉल भी कर लेना, उससे भी डाउट क्लियर हो जाता है। तो ये यार सारी सुविधा दे रहा हूं मैं। अब ये कोर्स कब तक में हो जाएगा सर हमारा? हमारा तो एग्जाम आने वाला है। देखो, अभी दिवाली के बाद से मैं आज ये रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूं इसकी, ठीक है, आफ्टर दिवाली, मतलब नवंबर में, ठीक है। ये वीडियो 4 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जनवरी तक में पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो जिन बच्चों का पेपर अभी सेमेस्टर वाले एग्जाम होने वाले हैं भाई, दिसंबर है तो आपका कोर्स ऑलरेडी कवर हो जाएगा, क्योंकि जनवरी तक में मैं पूरा इनकम टैक्स कराने की बात कर रहा हूं ना, पूरा जितना भी दिया है। तो कई बार आपके कुछ जगहों पर जो इनके एग्जाम है उनमें कम चैप्टर्स ही आते हैं, हेड्स बस आएगा वो 5 हेड या जो भी हो। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। इसके स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी मालूम नहीं है, तो मैं हो सकता है सैलरी चैप्टर पूरा ही कर दूं, देन आफ्टर आप कोर्सेज में आ सकते हैं। कोर्सेज में एडिशनल बेनिफिट होगा कि आप 1 to 1 भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि सर हमें ना 1 to 1 पढ़ना है इनकम टैक्स, आप तो ये बताओ क्या हमें 1 to 1 पढ़ा सकते हो? देखो, डिपेंड्स करता है ना। आप एक बार 1 to 1 पढ़ने के लिए भी बातचीत कर लीजिएगा, डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे भी पढ़ा सकता हूं मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट कैसे करेंगे आप? बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी नंबर दे रहा हूं मैं, 9425305335, ये नंबर है। पहले व्हाट्सएप कर लेना एक बार, डायरेक्ट कॉल मत करना। आप जिसे पढ़ा रहा हूँ कोई कॉल करेगा तो कैसे उठाऊंगा, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए, ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।